Hello, good evening everyone. This is chapter number 4, part 1. In this chapter, we're gonna study sorting materials into group. यहाँ से start करते हैं. Objects around us, we have seen that our food, clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is a vast variety of objects everywhere. अब हमने अपने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में पढ़ा था कि फूड्स की और क्लोथ्स की भी कितनी नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ होती है. देयर इज़ सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. तो यहाँ पे कह रहे हैं यार ऑब्जेक्ट्स है ना, उनकी भी वास्ट वेराइटी होती है, ऑब्जेक्ट्स की भी वेराइटी है. कैसे? वी सी अराउंड अस चेयर, ब्लॉक कार्ट, साइकिल, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. All these objects have different shapes and color and uses. अब इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स के अपनी अपनी शेप्स हैं, अपने अपने कलर्स हैं और ऑब्वियसली इन सब के कुछ अपने अपने यूज़ भी हैं. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. Our list may include a rubber ball, football, glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges and an earthen picture or a घड़ा we can say, जो हम रखते हैं जिसमें earthen pot बोलते हैं, पानी को ठंडा करने के लिए. सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर ईटेबल. अगर हम उस ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं कि जो ईटेबल हैं, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन द टेबल 1.1, 1.2, 1.3 in chapter number 1. We might also find that some of those rounded shaped objects we just listed out are also in this group. हो सकता है कि उनको भी listed करा तो वो इसी group में होंगे. Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastics, buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In above example, we have grouped objects on the basis of their shape or materials that are made from. All objects around us are made up of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud, soil. Can you think of more examples? तो यहाँ पे बस कुछ नहीं था. Here it was a brief intro कि यार बहुत सारे materials होते हैं और वो अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं, सबकी अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग साइज़ हैं, अलग अलग कलर हैं, सब डिफरेंट है. नेक्स्ट आती है आप लोगों की एक्टिविटी 1, जिसमें बोलते हैं कि लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. ईच ऑफ कुड बी गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम. आप इधर उधर से बहुत सारे सामान को इकट्ठा कर सकते हो, जैसे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, soap, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the class. For example, wall, trees, doors, tractors. तो यहाँ तक आपको सब एग्जाम्पल दे रखा है कि आप क्या क्या अपने साथ एक बार इकट्ठे कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो यहाँ से सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर. अब आप क्या करो, इनको ना सेपरेट कर दो. कैसे, किस बेसिस पे सेपरेट करना है? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सेपरेट कर दो सारे ऑब्जेक्ट्स को, जो जो वुड से बने हैं आपके और जो जो आपके पेपर से बने. सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड अप ऑफ पेपर और wood. This way we have divided all objects into two groups. One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made up of these things. मतलब आपको दो अलग अलग ग्रुप बनाने. पहला आपका ग्रुप होगा कि जो जो आपके इससे बनते हैं वुड और पेपर से, और दूसरा ग्रुप आपका होगा जो इनसे नहीं बनते. सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड. ऐसे ही हम अपने फूड जिससे बनते हैं उन वाली चीज़ों को भी सेपरेट कर सकते हैं. लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमेटिक. लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स collected in the table 4.1. Try to identify the materials that each one is made up of. It would be fun to make this as a large table. Collecting information about many objects as possible, it may seem difficult to find out materials out which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents used to identify the materials. अब जैसे हम इस टेबल पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं
और यहाँ पे मटेरियल्स की जिनसे ये बने हुए, जैसे एक है प्लेट या थाली, ये किससे बनी है, स्टील से बनी है। ग्लास से भी हो सकती है, प्लास्टिक से भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकता है। पेन है वो इन चीज़ों से बना हुआ है। आपको सिमिलरली और अपने कुछ लिखने हैं। यहाँ पे टेबल 2 में देखो, तो सबसे पहले ना हम कॉलम 1 की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कॉलम 1 दैट आर known to you, know and try to think of everyday objects you know that were made up of these materials, list them in column 2। अब कॉलम 2 में जैसे वुड की बात करते हैं तो वुड आपके बने होते हैं, मतलब मटेरियल वुड है, और वुड से क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं। हमें वुड से चेयर मिल जाती है, टेबल, ब्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील। पेपर की बात करें तो नोटबुक, बुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़ एंड कैलेंडर्स। इसी तरीके से लेदर, प्लास्टिक, कॉटन के लिए भी लिख सकते हो। लेदर से हमें लेदर के शूज़ वगैरह, अपनी जैकेट्स मिल जाती हैं। प्लास्टिक से बॉक्सेस मिल जाते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस भी प्लास्टिक के होते हैं। कॉटन से भी वी गेट नंबर ऑफ थिंग्स लाइक क्लोथ्स एंड एट्सेट्रा। आगे रीड करते हैं, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। अब इन दोनों टेबल्स को करने के बाद हमें क्या मिलता है। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हमने देखा यार हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो भी है ना, वो सारे कुछ कुछ मटेरियल से ही बने होते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो भी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल्स। ऐसा नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट एक ही से बना होगा या बहुत सारे मटेरियल से बना होगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हो सकता है एक ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से बन जाए या एक ही ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से बन जाए। And then again, one material could be used for making many different objects. What decides which material should be, वो तो मटेरियल पे डिसाइड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने मटेरियल्स या कितने ऑब्जेक्ट्स उस मटेरियल से बन सकते हैं। फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। इसको देख कर पता लगता है यार हमें ना अपने मटेरियल्स के बारे में ना थोड़ा और थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा और हमें पता होना चाहिए। अब हम रीड करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अभी तक तो यार हमने ना बस मटेरियल्स का ना इंट्रोडक्शन पार्ट करा था, एक ब्रीफ इंट्रो देखा था कि होता क्या, ठीक है। वी हैव सी अ ब्रीफ इंट्रो। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, वो भी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले ना जो मटेरियल्स है ना, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी उनकी होती है अपीयरेंस। अपीयरेंस की प्रॉपर्टी होती है कि द वे दे अपीयर। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है बेस्ड ऑन हार्डनेस, कि किस तरीके से हार्ड होते हैं, सल्यूबल होते हैं या नहीं, इनसल्यूबल हैं, कैसे हैं। और ये फिर हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फ्लोट करते हैं या नहीं, सिंक कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। एंड लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है आपकी ट्रांसपेरेंसी की, कि इनकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को शुरू करते हैं, टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ है। अपीयरेंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पहली प्रॉपर्टी को रीड करते हैं कि पहली प्रॉपर्टी होती क्या आपकी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है अपीयरेंस। बट बिफोर रीडिंग दिस हम जरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट रीड कर लेते हैं। Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? Recall our experiments with pieces of cloth we have done in chapter 3, and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it be not silly if we were make a tumbler out of cloth? अगर हम टम्बलर बना ले कपड़े से तो ये सिली होगा, जैसे इसने बना रखा है। वट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल और अदर सच मटेरियल्स। अब हमें ना टम्बलर बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। दैट विल होल्ड वाटर, जो हमारे पानी को होल्ड करके रख पाए, है ना। सिमिलरली इट वुड बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटीरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। तो यार हम तो फिर अगर टम्बलर बनाना है, ठीक है, अब उसको मैं प्लास्टिक्स वगैरह इन सब से ना बना के क्लोथ से भी बना सकती हूँ। तो फिर जो तुम अपने बर्तनों में खाना खाते हो वो भी तुम स्टील के यूटेंसिल्स को क्यों यूज़ करते हो, उसकी जगह तुम पेपर यूटेंसिल्स यूज़ कर लो। तो ये कुछ क्वाइट सिली नहीं लग रहा यार, पेपर पे कोई खाना खाए या कपड़ों से कोई ये करे। हाँ, ये हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं है ना। तो आगे रीड करते हैं। वी सी देन दैट we choose a material to make an object depending upon its properties and purpose of which object is used. So what all properties of materials that would be important for their usage, some properties are discussed here. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है अपीयरेंस प्रॉपर्टी। कह रहे हैं हम
कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर बनाना चाहें, मतलब कुछ भी बनाना चाहें, तो बेसिकली ना हम सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब मैंने एक टम्बलर बनाने के लिए यहाँ पे क्लॉथ यूज़ इसलिए करा है क्योंकि पानी ना पास नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा पास नहीं हो पाएगा, है ना। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही बेस्ड है, डिपेंडेंट है कि हमें ये यूज़ करना है या नहीं। तो सबसे पहले आती है अपीयरेंस प्रॉपर्टी। अपीयरेंस प्रॉपर्टी क्या कहती है? अपीयरेंस मतलब दिखना, किस तरीके से वो अपीयर करता है। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर मटेरियल एक दूसरे से अलग दिखता है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. अब हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी similarities हो और जो कॉपर, एल्यूमिनियम और वुड के अंदर ना हो, है ना। दिस कैन बी पॉसिबल। एक्टिविटी थर्ड रीड करते हैं। कहते हैं कलेक्ट सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक योर पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम, शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? इनमें से तुम्हें कुछ भी शाइनी लग रहा है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। अब क्या करो, जितना भी शाइनी मटेरियल्स है ना, उनको एक तरफ अलग ग्रुप में डाल दो। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस। लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। व्हाट डू यू नोटिस? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम मटेरियल्स अपीयर शाइनी? आप देखोगे कि यार हम जैसे ही कोई भी चीज़ को कट करेंगे ना, कट करते ही जैसे ही वो फ्रेशली कट होगा बहुत शाइनी लगेगा वो। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन अ ग्रुप ऑफ शाइनिंग मटीरियल्स। अब हमें कट करने के बाद वो भी शाइनी लग रहा है तो हम उसको भी शाइनी वाले में डाल देंगे, अपने उस शाइनी वाले ग्रुप में। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर in other materials? Cut them any way or as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible. Make a list of those with or without luster. Basically यहाँ पे luster word यूज़ करा गया है for your shiningness also, कि shine कोई चीज़ करेगी तो उसे हम luster बोलते हैं। आगे इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस। कह रहे हैं अगर आप काटना नहीं चाहते तो आप उसको रब भी कर सकते हो। रब किससे करना है? विद अ सैंड पेपर टू सी वेदर इट हैज़ लस्टर और नॉट। जस्ट हम ये चेक करेंगे कि उसके पास लस्टर है या नहीं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, आयरन, कॉपर। अब कह रहे हैं जो मटेरियल्स में आपको लस्टर दिख रहा है ना, वो जर्नली लाइक यूजुअली आपके मेटल्स होंगे, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith of a workshop, look out freshly cut metal rods. तो हमें ये पता लगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अपीयरेंस की। अपीयरेंस मतलब हमें ना देख कर, अपीयर करके, अपीयरेंस से, एक सेकेंड, पहली प्रॉपर्टी थी अपीयरेंस। अपीयरेंस वाली प्रॉपर्टी से मुझे एक बात पता लगी कि जितनी भी मेरी शाइनी चीज़ें होती है, सबसे पहली बात, मैं शाइनी को लस्टर भी बोलती हूँ, ठीक है, शाइनी को हम लस्टर भी कहते हैं। जितनी भी चीज़ें आपको शाइनी दिखेंगी या लस्टरस दिखेंगी, वो मोस्टली 99.9% केसेस में आपके मेटल्स ही होने वाले हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ वेदर इट इज़ शाइनी और लस्टरस, इट विल बी मेटल्स। 99.9% मैं बोल रही हूँ वो मेटल्स ही होंगे। अब आगे बात करेंगे हम लोग हार्डनेस की, जो है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस। अब अगर आप कोई भी मटेरियल्स को एक सेकेंड, बिफोर स्टार्टिंग दिस आपको पता होना चाहिए लस्टरस क्या होता है, शाइनी क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ लस्टर, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं एंड एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन और लस्टर का एग्जांपल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है हार्डनेस की। आप खुद सोचो यार, हार्डनेस में क्या होगा? कोई ऐसी चीज़ होगी जो हार्ड हो जाएगी, है ना, और कोई ऐसी चीज़ होगी जो हार्ड नहीं होगी, मतलब प्रेसेबल होगी
तो हार्ड इतना नहीं होगा. नॉन प्रेसेबल विच इज़ वेरी हार्ड. रीड करते हैं. When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it. The surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material objects, you can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. मतलब आप खुद ही देखोगे यार, कुछ कुछ तो बहुत easily scratch हो जाएगा, बट कुछ कुछ easily scratch जो है तुम्हारे वो नहीं हो पाएंगे, है ना. You can हाँ materials which can be compressed or scratched, यहाँ से mark करोगे. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while other materials which are difficult to compress are called hard. Example, cotton sponge is soft while iron is hard. यहाँ तक mark करोगे. Question पूछ सकते हैं that what are साथ साथ प्लीज़ बुक में क्वेश्चन लिख लेना. व्हाट आर सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल. व्हाट आर सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि आप सॉफ्ट और हार्ड बता दो कौन से होते हैं मटेरियल्स और इनके एग्जांपल्स. या तो डिफरेंस पूछ लेगा या अलग अलग पूछ लेगा. तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्ट मटेरियल्स ईजीली कंप्रेसिबल हैं, ठीक है, और हार्ड वाली ईजीली कंप्रेसिबल नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे कॉटन या स्पॉन्ज आपका सॉफ्ट हो जाएगा और आयरन इज़ हार्ड, ठीक है. इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ. कैन यू थिंक ऑफ सम अनदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल. अभी हमने ना दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है. एक तो अपीयरेंस थी, एक हार्डनेस थी. अपीयरेंस में ना मैंने देखकर ही पता लगा लिया था कि कैसा ऑब्जेक्ट या कैसा मटेरियल हमारा होने वाला है. हार्डनेस के अंदर हमने थोड़ा सा प्रेस करके देखा, मतलब फिज़िकल टच करके हमने उसकी प्रॉपर्टी का पता लगाया. आगे आती है तुम्हारी सल्यूबल और नॉन सल्यूबल, पानी में घुल रहा है या नहीं. इसका एक एग्ज़ाम्पल देते हैं. एक बार सबसे पहले फटाफट से सल्यूबल और इनसोल्यूबल का एग्ज़ाम्पल देते हैं. आप ट्राई करना सॉल्ट प्लस वाटर करके या शुगर प्लस वाटर करके. सॉल्ट, नमक या चीनी को जब हम पानी में मिलाते हैं ईज़िली मिल जाता है, इसको कहते हैं सल्यूबल. अब आप सैंड को वाटर में मिला के देखना, मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. इसको कहते हैं हम लोग इनसल्यूबल, जो पानी में नहीं घुलता. अब एक बार तुम्हारी एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं. एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में बोला गया है, सबसे पहले एक्टिविटी 4 दी हुई है, इसको देखते हैं भाई एक्टिविटी 4 क्या कहती है. कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस. ओके, सबसे पहले तो ये कह रहा है सॉलिड सब्सटेंसेस ले लो, जैसे कि सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉ डस्ट. टेक 5 glasses or beakers. Fill each of them about 2/3 of water. Add small amount of spoonful of sugar in the first glass, salt to the second. बेसिकली इन्होंने ना जितने जितने ऑब्जेक्ट्स लेने के लिए कहा है, उन्होंने कहा ग्लास में पानी लो, ठीक है, उसमें आप ये सारे ऑब्जेक्ट डालते रहो. एक में अपना शुगर डाल दो, सॉल्ट डाल दो, चॉक पाउडर डाल दो, सैंड डाल दो और सॉ डस्ट डाल दो. उसके बाद क्या ऑब्जर्व करते हो तुम? यहाँ पे तुम्हें बताना है. जब तुम सब्सटेंस से सॉल्ट डालोगे ना, डिसअपियर्स इन वाटर और डज नॉट, तो ये डिसअपियर हो जाएगा. डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर मतलब अच्छे से घुल गया है. मतलब नमक को पानी में डालोगे ना, उसका तुम्हें लगेगा यार मैंने कुछ डाला ही नहीं, मतलब नॉर्मल पानी लगेगा, मतलब डिसअपियर, नमक बिल्कुल डिसअपियर हो गया. शुगर की बात करते हैं, शुगर भी सेम डिसअपियर हो जाएगी. सैंड की बात करते हैं, सैंड डिसअपियर नहीं होगी, इट डज़ नॉट डिसअपियर. क्या होगा, जैसे आप मिक्स करोगे ना तो इस तरीके से नीचे बैठ जाएगा आपका सैंड. सेम फॉर योर चॉक पाउडर एंड सेम फॉर योर सॉ डस्ट. सेम केसेस में नॉट डिसअपियर हो जाएगा. फिर लिखा हुआ है यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व्ड इन वाटर. वी कैन से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सल्यूबल इन वाटर. तो बस सल्यूबल हम उसे बोलते हैं जो कम्प्लीटली पानी के अंदर जाके डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है. तो आप
बस उन्हीं को बोलोगे सल्यूबल। वो होते हैं वो हमारे कंपाउंड्स या वो मटेरियल्स या वो सब्सटेंसेस जो कम्प्लीटली सल्यूबल। आप इसके डेफिनेशन भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से लिख लो, सब्सटेंसेस, हैव को काट देना, सब्सटेंसेस दैट आर, हैव को काट के दैट आर लिख लेना, सब्सटेंसेस दैट आर कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड एज सल्यूबल। इतना मार्क करके आपकी यहाँ पे सल्यूबल की डेफिनेशन बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इनसल्यूबल। इसकी भी डेफिनेशन आप बना सकते हो। यहाँ पे सब्सटेंसेस के बाद ऐड कर लेना दैट, ठीक है, सब्सटेंसेस के बाद ऐड कर लेना यहाँ पे द, सब्सटेंसेस दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर स्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, these substances are called insoluble in water. Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? अब यहाँ पे आता है अच्छा सा क्वेश्चन, यार पानी कोई लिक्विड भी डिज़ोल्व हो जाता है? ऑब्वियसली होता है, पर अब लिक्विड्स भी ना अलग अलग टाइप के, कुछ लिक्विड्स आपके डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ जो हैं वो आपके नहीं होते। एक बहुत ईजी सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले वहाँ पे तो ना हम सॉलिड को मिक्स, अभी ना हम ऊपर सॉलिड को डिज़ोल्व करा रहे थे अपने पानी के अंदर, पर अब हम सॉलिड को नहीं, अब हम लिक्विड को ही लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व कराएंगे। सबसे पहला एग्जांपल, पानी को पानी के अंदर मिक्स कराओ, ऑब्वियसली मैम हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, विनेगर ले लेते हैं, विनेगर को पानी के अंदर मिक्स कराओ, हो जाएगा, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा, है ना। अब लेते हैं लिक्विड होने के बाद भी जो मिक्स नहीं होगा, जैसे कि बेसिकली ऑयल की कैटेगरी आती है, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन तो नहीं डाल सकते हम, कोकोनट ऑयल। तो ये देखो यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इस टेबल को देखो कि कौन कौन सल्यूबल है और कौन कौन नहीं। विनेगर की बात करें तो ईजिली सल्यूबल है, लेमन जूस ईजिली सल्यूबल है, मस्टर्ड, कोकोनट और केरोसिन ये तीनों आपके इजीली सल्यूबल नहीं होंगे। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर, सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर। अब यहाँ पे भी ना जैसा सॉलिड के केस में था कि कुछ सॉलिड तो कम्प्लीटली सल्यूबल थे और कुछ नहीं थे, यहाँ पे भी कुछ लिक्विड तो कम्प्लीटली सल्यूबल हैं और कुछ कम्प्लीटली सल्यूबल नहीं है। सम गैसेज आर सल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। अब ना गैसेस के केस में भी होता है कि कुछ गैसेस ना सल्यूबल होती हैं और कुछ नहीं होती। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व्ड इट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स। ये मार्क करोगे। 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से, MCQ में पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी गैस है जो पानी में डिजॉल्व है। बच्चों को पता नहीं होता, वो होती है आपकी ऑक्सीजन गैस। तो इसे प्लीज़ यहाँ पे मार्क कर लेना, यहाँ से मार्क करो कि फॉर एग्जांपल से लेके पूरा एंडिंग तक। अब हम आगे बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक। अब ये भी ना कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ तो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर और कुछ सिंक करते हैं जो डूब जाते हैं। ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। बाय बाय।